हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है एडुकेटिव और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब है बच्चों संश्लेषित रेशे, और प्लास्टिक के बारे में तो हम सभी जानते हैं। प्लास्टिक की बहुत सी चीज़ें हमारे घर में हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक के मग, प्लास्टिक की बोटल्स, डिफरेंट चीज़ें हम प्लास्टिक की अपने घर पे यूज़ करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। तो जो हम कपड़े पहनते हैं डेली, जो पोशाक हम पहनते हैं डेली, वो किससे बने होती हैं? फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और जो फैब्रिक है वो किससे बने होते हैं? फाइबर से, रेशों से बने होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। और ये फाइबर्स हम या तो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं या आर्टिफिशियल सोर्सेज से। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। और जो फाइबर्स होते हैं वो और भी बहुत सारे घर में काम आने वाली चीज़ों को बनाने में यूज़ होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल्स की, कुछ वस्तुओं की लिस्ट बनानी है जो कि किससे बने होते हैं? फाइबर से, रेशों से बने होते हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। और उसके बाद उनको आपको अलग अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। किसमें? वे आर्टिकल जो कि नेचुरल फाइबर से बने हैं और वे आर्टिकल जो कि आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1। और जो ये टेबल दी हुई है इसमें आपको वो सभी लिखने हैं। यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालना है, यहाँ पर आर्टिकल्स के नेम लिखने हैं और किस टाइप के फाइबर से वो बनी है वो यहाँ लिखना है। अगर नेचुरल से बनी है तो नेचुरल लिखेंगे और आर्टिफिशियल से बने हैं तो आर्टिफिशियल लिखेंगे। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल? तो बच्चों जो आपने ये टेबल बनाई इसमें से कुछ फाइबर को आर्टिफिशियल का नाम क्यों दिया? हैव यू रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्लास 7th में, कि कुछ प्राकृतिक रेशे जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, ये किससे ऑब्टेन होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? पौधों से या एनिमल से। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, संश्लेषित रेशे होते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मानव निर्मित होते हैं वो, यानी कि उनको मनुष्य ने बनाया है, वो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। और इसीलिए ये रेशे क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित और मैन मेड यानी कि मानव निर्मित रेशे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा क्या है? व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। तो बच्चों एक माला जिस तरह से अलग अलग तरह के मोतियों से बनी होती है मिलकर, उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि एक धागे में किस तरह से एक के बाद एक मोती आपस में जुड़े होते हैं। ये देखिए फिगर 3.1a में, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या दी हुई है? माला दिखाई दे रही है, नेकलेस दिखाई दे रहा है और इसमें बीड्स क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किसकी हेल्प से? थ्रेड की हेल्प से। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। और इसकी तरह ही आप कुछ पेपर की क्लिप्स बनाकर उनको भी एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ दिखाया भी हुआ है, ये पेपर क्लिप हैं जो कि आपस में ज्वाइन की हुई हैं। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? तो क्या आपको इन दोनों में कोई समानता नज़र आ रही है? क्या समानता नज़र आ रही है बच्चों? देखने की कोशिश कीजिए। A synthetic fiber is also a chain of small unit joined together। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं छोटे छोटे यूनिट से जोड़कर बनाई गई एक चेन होती है।
ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। और हर एक छोटी यूनिट, हर एक छोटी इकाई वास्तव में क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़कर आपस में क्या बनाती हैं, एक लार्ज यूनिट बनाती हैं, एक बड़ी इकाई बनाती हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट। और जो ये पॉलीमर जो शब्द है वो कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा से आया है, जिसमें कि पॉली का मीनिंग होता है मैनी, बहुत सारे, और मर का मीनिंग होता है पार्ट, यानी कि बहुत सारे पार्ट से या इकाइयों से मिलकर बना हुआ। सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। तो एक पॉलीमर किससे बनता है, बहुत सारी इकाइयों के रिपीट होने से बनता है। जैसे कि माला में बहुत सारे बीड्स एक के बाद एक लगे होते हैं, इसी तरह से पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो। जो पॉलीमर्स हैं वो नेचर में भी मिलते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। और कॉटन भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर, जिसे कि सेलुलोज कहा जाता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और जो सेलुलोज है वो किससे बना होता है, ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि संश्लेषित रेशों के प्रकार। किस किस प्रकार के ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेयॉन के बारे में। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। तो बच्चों आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है, सिल्कवॉर्म से, यानी कि रेशम के कीड़े से। और इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज कहाँ हुई थी, सबसे पहले चाइना में हुई थी, चीन में हुई थी। और काफ़ी लंबे टाइम तक इस बात को गुप्त रखा गया था, सीक्रेट रखा गया था। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक सिल्क फाइबर से बनाए जाते थे वो बहुत ही महंगे होते थे। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन जो उस फैब्रिक का टेक्सचर होता था वो बहुत ही लोगों को आकर्षित करने वाला था, इतना सुंदर होता था कि सभी लोग उसके प्रति आकर्षित होते थे। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। और उसके बाद क्या किया गया बच्चों, बहुत सारी कोशिश की गई जिससे कि उससे आर्टिफिशियल सिल्क को बनाया जा सके। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। और 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते वैज्ञानिकों ने उस सिल्क के फाइबर जैसा ही एक और फाइबर बना लिया था जिसकी प्रॉपर्टीज़ सिल्क फाइबर से मिलती थी। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये कैसे बनाया गया था, ये कुछ रासायनिक क्रियाओं द्वारा वुड पल्प से तैयार किया गया था। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। और ये जो फाइबर बना हमारा नया, ये क्या कहलाया, रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क, मानव निर्मित सिल्क। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर। ये जो नया आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया था, हालांकि ये वुड पल्प से मिलकर बना था, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाता है, मैन मेड फाइबर कहलाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। और जो ये नया फाइबर बना रेयॉन, ये सिल्क से काफ़ी सस्ता था और साथ साथ में ये बिल्कुल सिल्क जैसा ही दिखाई देता था। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और इसके साथ साथ इसको बहुत सारी तरीके से अलग अलग रंगों में रंगा भी जा सकता था। रेयॉन इज ए मिक्सचर विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। रेयॉन का धीरे धीरे कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाने में, पर्दे बनाने में उपयोग किया जाने लगा और साथ ही वूल के साथ मिक्स करके इसके कारपेट बनने लगे। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए भी गए हैं। ये दिखाया गया है कारपेट,
ये कर्टन्स, बेडशीट। तो इस तरह से इसको मिक्स करके काफ़ी सस्ते दामों पर हमें सिल्क जैसा ही एक और मटेरियल मिल गया जिसका नाम है रियोन। तो रियोन के बाद अब हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। और रियोन की तरह नायलॉन भी क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है। In 1931 it was made without using any natural raw material. 1931 में इसको कैसे बनाया गया बच्चों, बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए गए इसको बनाया गया। मतलब जब इसको बनाया गया तो इसमें कोई भी प्लांट और एनिमल से प्राप्त कच्चा माल उपयोग नहीं किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और ये किस किस से मिलकर बनाया गया, कोयले से, पानी से और हवा से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। और ये पहला पूरा का पूरा सिंथेटिक फाइबर था, संश्लेषित रेशा था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग। जो नायलॉन फाइबर है, नायलॉन का जो रेशा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। इलास्टिक एंड लाइट, साथ साथ इलास्टिक होता है, मतलब इसको आप खींच सकते हैं, और लाइट, हल्का होता है। इट वॉज लश्रस एंड ईजी टू वॉश। बच्चों इसमें जो नायलॉन है इसके अंदर चमक होती है और इसको धोना भी काफ़ी ईजी रहता है, आसानी से इसको साफ कर सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। और इसीलिए ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, किस काम के लिए, कपड़े बनाने के, क्लोथ्स बनाने के लिए। क्योंकि क्लोथ्स हमें ऐसे ही चाहिए होते हैं जिनमें हल्की सी शाइन भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, लाइट भी हो, और जल्दी से उनको अच्छे से धो सकें, इजीली उनको वॉश कर सकें। वी यूज़ मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, स्टैंड्स, टूथब्रशेस, कार शीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टेन एक्सेट्रा। तो बच्चों हम अपने घर पे भी बहुत सारे नायलॉन के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉक्स है, जुराबें, रोब्स, रस्सियाँ, टेंट जो कैनवस होता है, टूथब्रश जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स और पर्दे। तो ये सब किसके बने होते हैं, नायलॉन के। क्यों बने होते हैं, क्योंकि एक तो मजबूत होते हैं ये, साथ साथ इनमें हल्की सी शाइन होती है और इनको क्लीन करना भी बहुत ही आसान होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पिक्चर दिखाई भी हुई है आपको, ये बने हैं सॉक्स, ये है कर्टेन, बेल्ट, टूथब्रश, ये पैरासूट में भी यूज़ हुआ है, ये रोप्स बनी हुई हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। नायलॉन इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो देखिए जो नायलॉन है वो इतना मजबूत होता है कि इसको हम पैराशूट में, और साथ साथ जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं उसमें जो रस्सी इस्तेमाल होती है उसमें भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक जो आदमी है ये पहाड़ पर चढ़ रहा है और जो रस्सी इस्तेमाल हुई है वो किस चीज़ की है, नायलॉन की। इसी तरह यहाँ पैराशूट में भी इस्तेमाल की गई है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होती है। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। और बच्चों जो ये नायलॉन का धागा होता है, रेशा होता है, ये वास्तव में स्टील के वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए हम इनको इन कामों में यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइबर या थ्रेड की मजबूती चेक करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं जो कि हमारी बुक में दी हुई है। एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक आयरन स्टैंड लेना है जिसमें क्लैंप लगी हुई है। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। और साथ ही आपको क्या लेना है, एक थ्रेड लेना है, धागा लेना है जो लगभग 60 सेंटीमीटर की लंबाई का होगा। टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट एज शॉन इन फिगर 3.5। तो आपको क्या करना है, उस धागे को बांधना है ऊपर ताकि ये नीचे फ्रीली टंग पाए। एट द फ्री एंड सस्पेंड ए पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। और उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, एक पैन को बांधना है जिस पे कि आप वेट को रख पाओ। एड वेट्स 1 by 1
टिल द थ्रेड ब्रेक। और जब तक धागा टूटे ना तब तक आपको एक के बाद एक वेट उसमें ऐड करते जाना है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। और आपको उसके बाद जब तक ये धागा टूटेगा उसमें कितने आपने वेट रखे, तो टोटल वेट को आपको नोट करना है। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। और जो ये वेट है ये किसको दर्शाता है बच्चों, कि कोई फाइबर कितना मजबूत है, कोई धागा कितना मजबूत है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। और यही एक्टिविटी आपको बार बार रिपीट करनी है डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड के साथ। जैसे कि पहले आपने थ्रेड के साथ की कॉटन के साथ, फिर उसके बाद वूल के साथ करेंगी, फिर पॉलिस्टर के साथ, फिर सिल्क के साथ और फिर नायलॉन के साथ। टेबुलेट द डाटा एज शोन इन टेबल 3.2। और इसके बाद इस टेबल को आपको फिल करना है। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। और उसके बाद आपको बढ़ती हुई स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसमें ये फिल करना है। यू मे यूज़ ए hook or a nail on the wall for hanging the fiber and a polythene bag at the other end। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते, ये क्लैंप आपके पास नहीं है, तो आप कोई हुक लगा सकते हैं या कोई कील लगा सकते हैं दीवार के ऊपर और फिर उसके ऊपर फाइबर को लटका सकते हैं और नीचे उसमें एक पॉलीथीन बैग बांध सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ मार्बल्स ऑफ सिमिलर साइजेस। और जो वेट है उसकी जगह पे आप कुछ मार्बल के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े या पेबल्स भी उसमें भर सकते हैं, रख सकते हैं और उसके बाद भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फाइबर है हमारा पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। जो पॉलिस्टर है वो भी क्या है बच्चों, एक सिंथेटिक फाइबर है, संश्लेषित रेशा है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। तो जो कपड़े हम पॉलिस्टर से बनाते हैं, जो पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े होते हैं, उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट ईजी टू वॉश। ये कैसा रहता है, सीधा रहता है और इसको धोना भी, वॉश करना भी बहुत ही आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। और इसीलिए ही ये डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस मटेरियल, कपड़े बनाने के लिए सूटेबल होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। तो बच्चों आपने देखा होगा कि लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिस्टर की शर्ट्स और ड्रेसेस पहनते हैं। टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। और जो टेरिलिन है बच्चों वो क्या है, बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। तो जो ये पॉलिस्टर होता है इसको पहले बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक रेशों में बुना जाता है और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यार्न में इसको मिलाकर बनाया जाता है। अब ये देखिए ये बच्ची क्या कह रही है, माई मदर ऑलवेज बाय पेट बोटल्स एंड पेट जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। कि मेरी मम्मी हमेशा ही पेट जार और पेट बोतल खरीदती है सामान को स्टोर करने के लिए। आई वंडर व्हाट पैट इज़। तो मुझे इस चीज़ की हैरानी होती है कि पैट क्या होता है। पैट इज़ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो जो ये पैट है वो क्या होता है, एक बहुत ही लोकप्रिय फॉर्म होती है पॉलिस्टर की। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और ये किस किस को बनाने में काम आता है बच्चों, बोतल, बर्तन, फिल्म्स, वायर्स और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इनसे बनाए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ पॉलिस्टर। तो अपने चारों तरफ देखिए और उन प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए जो कि पॉलिस्टर से बने होते हैं। पॉलिस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। तो जो पॉलिस्टर है ये किससे बना होता है बच्चों, ये बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जिन्हें कि एस्टर कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। और जो एस्टर है वो क्या है, एक केमिकल है, एक रसायन है। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। तो एस्टर वे रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं जो कि फलों को सुगंध प्रदान करते हैं।
फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। और जो ये फैब्रिक हैं ये अलग अलग नामों से बेचे जाते हैं, जैसे कि पॉलीकोट, पॉलीवूल और टेरिकोट। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो हैं दो प्रकार के फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं। पॉलीकोट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। जो पॉलीकोट होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है बच्चों? पॉलिस्टर और कॉटन का। और जो पॉलीवूल है वो पॉलिस्टर और वूल का मिश्रण होता है, यानी कि वो पॉलिस्टर से और ऊन से मिलकर बना होता है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। तो बच्चों हम सभी सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं और कंबल यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। तो जो ये इनमें से बहुत सारे हैं वो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वूल से बने नहीं होते, क्योंकि जो बच्चों नेचुरल वूल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुड, लेकिन ये आपको नेचुरल वूल से मिलते जुलते ही दिखाई देंगे और आप इनको पहचान भी नहीं पाते कई बार तो। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कार एक्रेलिक। तो ये किससे बने होते हैं बच्चों? ये सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं जिसका नाम है एक्रेलिक। The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. तो बच्चों जो नेचुरल वूल होती है, प्राकृतिक वूल होती है, जो हमें एनिमल से प्राप्त होती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है और उसको सभी लोग खरीद नहीं सकते हैं। जबकि जो एक्रिलिक के क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो इसके कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, उसको सभी लोग खरीद सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स। और इसके साथ साथ ये बहुत सारी वैरायटी में, बहुत सारे कलर्स में भी उपलब्ध होती है, जिसमें कि हम अलग अलग तरह के कलर्स में, अलग अलग तरह की वैरायटी में शॉल, स्वेटर और ब्लैंकेट खरीद सकते हैं, वो भी कम दाम में। Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. जो बच्चों सिंथेटिक फाइबर हैं, संश्लेषित रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे हैं, वो ज़्यादा चलाऊ होते हैं, ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, मतलब हम उनको कम कीमतों पर खरीद पाते हैं बजाय कि नेचुरल फाइबर के, जो कि महंगे होते हैं और ज़्यादा चलाऊ भी नहीं हो पाते। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. What did you observe? तो बच्चों आपने एक एक्टिविटी की थी 7th क्लास में, जिसमें क्या किया था? नेचुरल फाइबर्स को और सिंथेटिक फाइबर्स को जलाकर दिखाया गया था और उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. तो बच्चों उस एक्टिविटी में आपने क्या देखा कि जब आप एक सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं और एक नेचुरल फाइबर को जलाते हैं तो दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। तो आपने नोट किया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, गर्म होने पर पिघल जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और इसीलिए ये इनका एक डिसएडवांटेज भी है, इनका एक हानि भी है, क्योंकि अगर हम इनके कपड़े पहनेंगे सिंथेटिक फाइबर के और बाय चांस हमारे कपड़ों में आग लग जाए तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी पे चिपक जाएंगे। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स। और इन कपड़ों में अगर आग लग जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। The fabric melts and stick to the body of a person wearing it. क्या करेंगे, ये सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े बने होंगे वो पिघल जाएंगे आग लगने के बाद, और जिस पर्सन ने पहने होंगे, जिस भी इंसान ने पहने होंगे उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. तो इसलिए बच्चों जब भी हम कभी किचन में काम कर रहे हों
या अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, प्रयोगशाला में काम कर रहे हो स्कूल की, तब कभी भी हमें सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किचन में काम करते वक्त या स्कूल की प्रयोगशाला में काम करते वक्त हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो संश्लेषित रेशे हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। तो मान लीजिए कि ये एक बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? तो किस तरह का जो छाता है आप यूज़ करेंगे और क्यों? सिंथेटिक फाइबर possesses यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे कि डिफरेंट पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, आर लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं बच्चों? ये जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं, काफ़ी टाइम तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चे में उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि ये सस्ते होते हैं, रेडिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं, जबकि जो नेचुरल फाइबर है वो बहुत ही मुश्किल से आपको उपलब्ध होते हैं। ईजी टू मेंटेन, और इनका रख रखाव भी काफ़ी आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। तो एक एक्टिविटी करके देखते हैं जिससे आप खुद ही ये सब सीख पाएंगे और देख भी पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर। टेक 2 क्लोथ पीसेस ऑफ द सेम साइज रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच। तो यहाँ पे आपको कपड़े के 2 पीसेस लेने हैं लगभग सेम साइज के। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, जिनमें से एक कैसा होना चाहिए? नेचुरल फाइबर से बना होना चाहिए। द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा एक सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। और अगर आपको पहचान नहीं है कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर है और कौन सा नेचुरल, तो आप अपने पेरेंट्स की या बड़े भाई बहन की हेल्प भी ले सकते हैं। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। और अब क्या करना है? 2 मग में पानी लेना है और उसमें उनको भिगोना है, और पानी आपको सेम अमाउंट में ही लेना है। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट। उसके बाद लगभग 5 मिनट के बाद आपको उन दोनों को क्या करना है? कंटेनर से निकालना है और धूप में सुखाना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। और जब आपने उनको पीसेस को बाहर निकाल लिया उसके बाद आप देखिए कि दोनों मग में कितना कितना पानी बचा हुआ है, और दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों की तुलना कीजिए, किस में ज़्यादा पानी बचा और किस में कम पानी बचा। तो बच्चों इस एक्टिविटी को करने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर आप सब लोग दे सकेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स। तो जो सिंथेटिक फैब्रिक हैं वो नेचुरल फैब्रिक से कम पानी सोखते हैं या ज़्यादा पानी सोखते हैं। डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई। और वे सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं या कम टाइम लेते हैं। तो जब ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दे सकते हैं। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पता चलती हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं पता लगती हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर्ड विद द नेचुरल फैब्रिक। इसके बाद आप अपने पेरेंट्स से भी पता लगा सकते हैं कि जो ये सिंथेटिक फाइबर हैं ये कितने चलाऊ होते हैं, इनकी कॉस्ट कैसी होती है, इनकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, और जो नेचुरल फैब्रिक है उनकी तुलना में इनकी कॉस्ट और मेंटेनेंस या चलाऊपन है वो कम है या ज़्यादा है। इन सब की जानकारी आप अपने पेरेंट्स से भी ले सकते हैं। तो बच्चों ये था चैप्टर 3 का पार्ट 1। और चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है? चैप्टर के 2nd पार्ट को ज़रूर देखना है।
जिससे कि आप अच्छे से चैप्टर को समझ पाएँ। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो बच्चों सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।